Hello student, today we are taking a new chapter that is solid state. देखो सॉलिड स्टेट का नाम आते ही स्टेट का नाम आते ही हमने पहले पढ़ा है कि सर बात तो हम मैटर की करेंगे और मैटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सर मैटर की हमारे पास द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है जिसके अंदर एक होता है हमारे पास सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। इन सॉलिड, लिक्विड और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमने लोअर क्लासेस में काफी पढ़ा है और हम जानते हैं इनके बारे में कि कैसे इनका क्लासिफिकेशन किया है। सर सॉलिड को अगर हम देखें कि सर इसका क्या होगा, हमारे पास निश्चित आकार व यानी फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, निश्चित आकार व आयतन होगा। अगर हम लिक्विड की बात करें तो सर इसमें कोई आकार इसका फिक्स नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम की अगर बात करें तो आयतन जिसके अंदर लिक्विड को, द्रव को डाला जाएगा उसी का वो आयतन ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब निश्चित आकार तो नहीं है लेकिन निश्चित आयतन है। किसकी बात करें, अगर हम लिक्विड की बात करें तो, द्रव की बात करें तो। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस के अंदर ना तो देयर इज नो फिक्स्ड शेप एंड देयर इज नो फिक्स्ड वॉल्यूम। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, आज हम एक इंपॉर्टेंट पोर्शन ले रहे हैं सॉलिड स्टेट जो कि 12th का पार्ट है। अगर मैं बात करूं लिक्विड और गैस की, इन दो की, इसके लिए हमारे पास ये दोनों हम स्टडी कर चुके हैं 11th क्लास के अंदर और 12th के अंदर हम लेंगे वो सॉलिड स्टेट। अगर सॉलिड स्टेट की बात करेंगे सर ये लिक्विड और गैस के से थोड़ा सा डिफर क्यों रहता है, तो देखो सॉलिड डिफर फ्रॉम लिक्विड एंड गैस इज द फैक्ट दैट गैस एंड लिक्विड पोजेस फ्लूइडिटी। तो देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना, मैं दोनों मीडियम में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो ठोस अवस्था है वो लिक्विड और गैस इस बात पर निर्भर करती, इस बात से डिफरेंशिएट करती है कि गैस और जो द्रव है हमारे पास उसमें एक गुण होता है जिसको कहते हैं प्रवाह का गुण। ध्यान से सुनना, कौन से गुण की बात कर रहा हूं, प्रवाह के गुण की। फ्लूइडिटी यानी जब फ्लो हो उसको हम कहते हैं फ्लूइडिटी। प्रवाह के गुण के कारण ये लिक्विड को हम क्या कहते हैं, तरल कहते हैं, ठीक है ना। तरल के कारण इनके जो अवयवी कण है वो एक तरह से स्वतंत्र गति करते हैं। यही बात हम गैस के लिए कहेंगे। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसके अंदर प्रवाह के गुण के इंस्टीड ऑफ फ्लूइडिटी इट पजेस एक्चुअली रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है दृढ़ता, यानी प्रवाह के गुण के कंपैरेटिवली इसमें प्रवाह का गुण नहीं पाया जाता है, इसके अंदर होता है हमारे पास दृढ़ता। दृढ़ता से मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, यहां मैं कॉन्स्टिट्यूटिंग या अवयवी कणों की बात कर रहा हूं, परमाणु, अणु तथा आयन, वो इनके मध्य काफी कम दूरी पाई जाती है। देयर इज वेरी इंटरमोलिकुलर, जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, जो हमारे पास इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, वो बहुत कम होती है किसके अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर। सॉलिड्स में जो अवयवी कण है, कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। अगर हम लिक्विड और गैस की बात करें तो काफी दूर होते हैं, हालांकि गैस में सबसे ज्यादा दूर होते हैं। यहां हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स सॉलिड की कंपैरिजन के अंदर थोड़े दूर होते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना और समझना, लिक्विड के अंदर अवयवी कण सॉलिड की तुलना में थोड़े दूर होते हैं और गैसेस के अंदर तो काफी दूर होते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड के अंदर तो अवयवी कणों की हमारे पास एक फिक्स्ड पोजीशन होती है और वो सिर्फ अपनी उसी मीन पोजीशन के अंदर ऑसिलेट करते हैं। लेकिन लिक्विड के ये फ्री टू मूव होते हैं, इसीलिए कारण इनके अंदर कौन सा गुण होता है, प्रवाह का गुण, ठीक है ना। देखो अब आगे थोड़ा स्लाइड को मैं जूम करता हूं। Whether a substance will exist as a solid or liquid or gas depend upon the net effect of two opposing force। अब देखो कोई पदार्थ ठोस, द्रव या गैस में रहेगा, ये दो विरोधाभासी बलों पर निर्भर करता है। दो जिनका नेट हमारे पास क्या इफेक्ट रहता है उसके आधार पे हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हमारे पास ये हो गया कि पदार्थ की अवस्था, दो विरोधी जो एनर्जीज हैं, जैसे कि थर्मल एनर्जी जिसको हमने कहा उसमें ऊर्जा, और हमारे पास जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, उनके सम्मिलित प्रभाव पर निर्भर करती है। जैसे अगर हम देखें सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी अवयवी कणों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बलों में कमी आती है। और हमारे पास जैसे जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी ये अवस्था आती है, और जैसे जैसे अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि अंतराणविक आकर्षण बल तो सॉलिड में ज्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली जो स्टेट, जो अवस्था जो हमें मिलेगी वो कौन सी होगी, ठोस अवस्था होगी। यानी पदार्थ की अवस्था इन दोनों विरोधी बलों के सम्मिलित प्रभाव पर ही निर्भर करती है। मेरे हिसाब से ये बात समझ आ गई होगी
कि जैसे जैसे ऊष्मीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है, देयर इज अ डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर थर्मल एनर्जी बढ़ती है, यानी अगर थर्मल एनर्जी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंतर आणविक आकर्षण बलों में गिरावट आएगी। अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ते हैं तो थर्मल एनर्जी के अंदर गिरावट आएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अगर हम ठोस के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में चर्चा करें तो वैसे हमने लोअर क्लासेस में काफी पढ़ा है और आपको पता होगा कि देखो इट पजेस अ डेफिनेट शेप, मास और वॉल्यूम उनका क्या होता है। वैसे मैंने कहा था कि फिक्स शेप होगी, फिक्स मास होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा। इसके अंदर जो अंतर आणविक यानी हम ये कहें जो अवयवी कण है उनके बीच की जो दूरी होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है ना। देखो बच्चों ध्यान से सुनना और समझना। ठोसों के आकार, आयतन, द्रव्यमान वो क्या होंगे, निश्चित होंगे। दूसरा हम देखो दूसरा पॉइंट देखिए कि सर जो उनके अवयवी कण होंगे उनके मध्य जो दूरी होगी वो बहुत कम होगी। थर्ड जो चीज है जो हम ठोस के बारे में अगर हम इसका अभिलाक्षणिक गुणों की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या जनरल कैरेक्टरिस्टिक बात करें तो उसके अंदर जो गुण मिलेगा वो मिलेगा हमें रिजिडिटी का, यानी दृढ़ता का। और फोर्थ है हमारे पास सर वो एक तो असंपीड्य होते हैं, इनकंप्रेसिबल, और एक हार्ड होते हैं प्रकृति के अंदर कैसे होंगे, कठोर। अगर हम बाकी दूसरे दो अवस्थाओं से तुलना करें तो इनका जो घनत्व होगा वो काफी ज्यादा होगा, यानी अधिक होगा। ठीक है, तो देखो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको पता होनी चाहिए ठोस के बारे में। अंतर आणविक दूरियां कम। लेकिन अगर हम इसके अंदर एक और चीज बात करेंगे सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इंटर कॉन्स्टिट्यूटिंग जो पार्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ठोस के अंदर क्या होता है, अधिक होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। तो मेरे हिसाब से ये छोटे सा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आ जाइए सर, हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी ठोस का वर्गीकरण देखते हैं। तो ठोस का वर्गीकरण पहली चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए सर, ये वर्गीकरण किस आधार पर किया। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर जो उनके अवयवी कण है हमारे पास, जो जिसको हम कहते हैं परमाणु, अणु तथा आयन, उनके किस प्रकार से व्यवस्थित क्रम है उसके आधार पे हमने उनको दो प्रकार से वर्गीकृत किया। एक को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है हमारे पास अमोर्फस सॉलिड। ये जो वर्गीकरण किया है हमने अवयवी कणों के व्यवस्थित क्रम के आधार पे किया है कि सर उनको ये किस प्रकार से अरेंज कैसे रहते हैं। उस आधार पे अगर हम देखें तो वी कैन क्लासिफाई solids into crystalline solid and the second one is amorphous solid। जैसा कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे हमने इसका वर्गीकरण किया, तो पहली चीज आती है हमारे पास, वो आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो भी हमारे पास अवयवी कण है यानी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है वो अरेंज है एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर इन ऑल थ्री डायमेंशन। जैसे अगर हम कहीं किसी क्लास का एग्जांपल लें और इस क्लास के अंदर एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल यानी एक निश्चित व्यवस्था के साथ अगर स्टूडेंट्स बैठे हैं तो इसी पैटर्न को हम कहते हैं यानी इसी तरह का पैटर्न हो हमारे पास, तो इसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कहने का मतलब ये है कि सर उसके अंदर जो कॉन्स्टेंट अरेंजमेंट है वो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है, एक नियमित ज्यामिति व्यवस्था है, यानी अवयवी कणों की एक नियमित ज्यामिति व्यवस्था को हम कहेंगे। अगर इस प्रकार का है तो उस प्रकार के ठोस को हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेरे हिसाब से मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर हम इस तरह का जो ऑर्डर जो होता है वो हमें एक लंबी यानी एक लॉन्ग रेंज दीर्घ प्रवासी व्यवस्था मिलेगी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि सर ये जो व्यवस्था का जो क्रम है वो एक इट इज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी व्यवस्था का जो क्रम है वो एक दीर्घ प्रवासी व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें व्यवस्था थोड़ी सी चेंज मिले, जो भी कण है उनका जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा डिफर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। दूसरी जो इसके अंदर हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर देखने को मिलता है, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बड़े शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलेंगे। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनते रहना। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने ये कहा कि सर जहां अवयवी कणों की नियमित ज्यामिति व्यवस्था हो या कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न इन ऑल थ्री डायमेंशंस, दैट इज कॉल्ड एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर और मेल्टिंग पॉइंट का जो गलनांक वगैरह होंगे वो शार्प होंगे, तीक्ष्ण होंगे। आ गया। वही अगर हम इसके टाइप सेकंड की बात करें जिसको हमने कहा अमोर्फस सॉलिड, देखो इसमें देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्म। अमोर्फस वैसे एक ग्रीक वर्ड, इसका मतलब ही होता है देयर इज नो फॉर्म यानी इर्रेगुलर शेप। यानी हम ये कहें सर ऐसे ठोस जिसके अंदर अवयवी कणों की एक नियमित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं हो, व्हेन देयर इज नो रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, तो इस प्रकार के ठोस को हम कहेंगे अमोर्फस सॉलिड्स। ऐसे इसको सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं अपन, सूडो सॉलिड्स यानी छद्म ठोस। एक्चुअल में जो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं वही वास्तविक ठोस होते हैं, वही ट्रू सॉलिड्स हैं।
इस तरह का जो अरेंजमेंट मिलेगा वो हमें शॉर्ट रेंज मिलेगा। यानी शॉर्ट रेंज का हम ये कह सकते हैं सर इसमें कोई नियमित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं है, कोई एटम, कोई कॉन्स्टिट्यूटिंग अवयवी कण किसी प्रकार भी जैसे किसी क्लास के अंदर कैसे भी बैठ सकते हैं। आगे चलते हैं, जैसा कि हम इनका डिफरेंस देख ले, कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर अगर हमने देखा कि द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर फैशन हैविंग शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यानी इनके अंदर हमारे पास दीर्घपरासी और अल्परासी दोनों प्रकार की व्यवस्था अवयवी कणों की हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन यही बात अगर हम अमोर्फस सॉलिड के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ही हमारे पास किस प्रकार के सॉलिड होते हैं, ये ट्रू वास्तविक ठोस यही है हमारे पास। और अमोर्फस की बात करें तो इनको हम छद्म ठोस कहते हैं, यानी सूडो सॉलिड कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात सुनिए, यहां हमारे पास जो अवयवी कणों की है उसकी एक नियमित व्यवस्था आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी अमोर्फस सॉलिड के अंदर। लेकिन ये हमारे पास शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज दोनों प्रकार के हमारे पास व्यवस्था मिलेगी। लेकिन अगर हम अमोर्फस की बात करें तो इसमें हमारे पास अल्पपरासी व्यवस्था ही होगी, एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। यानी अगर आपको कहीं व्यवस्था दिखाई भी देगी जैसे थोड़ी देर टाइम की व्यवस्था, तो वो एक छोटी सी थोड़ी देर के लिए, यानी हम कहेंगे एक शॉर्ट रेंज, यानी ज्यादा उसकी रेंज नहीं रहेगी। नेक्स्ट जो कंपैरेटिव स्टडी के अंदर अगर हम देखें तो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके अंदर आपको शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे। अमोर्फस है वो मेल्ट ओवर लार्ज रेंज, या हम कहेंगे ओवर ए रेंज ऑफ अ टेम्परेचर। यहां देखिए हीट ऑफ फ्यूजन जिसको अपन कहते हैं गलन एंथैल्पी, वो आपको डेफिनेट मिलेगी, निश्चित व अभिलाक्षणिक। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो गलन एंथैल्पी निश्चित व अभिलाक्षणिक होगी, लेकिन अमोर्फस सॉलिड के अंदर ये नहीं होगी। गलन एंथैल्पी जो है हमारे पास वो डेफिनेट नहीं होगी, निश्चित नहीं होगी। दूसरा देखो, अगर हम चाकू से काटे तो क्लीन क्लीवेज मिलेगा आपको किसके अंदर, क्रिस्टलाइन के अंदर। लेकिन अमोर्फस के अंदर एक इर्रेगुलर, एक अनियमित क्लीवेज मिलेगा। क्लीवेज का यह मतलब है विदलन, यानी तेज धार वाले अगर हम किसी औजार से अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटे तो दो सपाट चीजों में ये डिवाइड हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, जिनकी दोनों की सरफेस हमारे को चिकनी एकदम स्मूथ मिलेगी। यानी चाकू से काटने पर ये दो टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। दोनों जो हमारे को जो सरफेस मिलेगी वो सपाट और चिकनी मिलेगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें अनियमित क्लीवेज, जैसा कि मैंने आपको कहा, अनियमित यानी अनियमित विदलन, काटने पर अनियमित यानी ढंग से ये एक तरह से क्लीन क्लीवेज नहीं देगा। ठीक है, यानी चाकू से काटने पर ये अनियमित टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ये हमारे पास छद्म सॉलिड्स हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो है हमारे पास एनाइसोट्रॉपिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, विषम देशिक प्रकृति के। और अगर हम अमोर्फस सॉलिड्स की बात करें, अमोर्फस ठोस की बात करें, तो वो समदेशिक प्रकृति के होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। अभी विषम देशिक और समदेशिक क्या है, आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दे दूं और थोड़ा बता भी दूं कि समदेशिक और विषम देशिक के बारे में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान यानी अजमेर बोर्ड द्वारा काफी बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि समदेशिक और समदेशिक प्रकृति क्या है, यह किन प्रकार के ठोस द्वारा प्रदर्शित की जाती है। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर गलती कर देते हैं, तो वो गलती ना करें और थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। कि देखो पहले हम समझते हैं, आइसोट्रॉपिक समझते हैं। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि समान, और ट्रॉपिक का मतलब होता है यहाँ पे दिशा। देखो ध्यान से सुनना, यानी हम ये कहें कि सर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन आर सेम ऑल अलोंग ऑल डायरेक्शन। यानी कहना क्या चाहते हो, देखो ध्यान से सुनो, जितने भी हमारे पास भौतिक गुण है, चाहे उसके अंदर वैद्युत हो, हमारे पास चालकता हो या अपरिवर्तनांक हो, ठीक है ना, या उसमें प्रसार हो, तो ये आपको किसी भी डायरेक्शन पे जाने पर कैसे मिलेंगे, समान मिलेंगे। इसी को हमने कहा समदेशिक प्रकृति। देखो ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भौतिक गुण हमें किसी भी डायरेक्शन, यानी ठोस के अंदर किसी भी डायरेक्शन के अंदर अगर हम जाएं, भौतिक गुण कौन कौन से, देखो बच्चों भी देखो ऊपर लिखा हुआ, ध्यान से देखो। भौतिक गुण जैसे हमारे पास वैद्युत, अपरिवर्तनांक, इन सभी का माप अगर आपको सभी दिशाओं में समान मिले, यानी इन सभी का मापन, मेजरमेंट्स है हमारे पास, इन भौतिक गुणों का मापन अगर अभी आपको सभी दिशाओं में अगर किसी ठोस के अंदर समान मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे समदेशिक। ठीक है, एनाइसोट्रॉपी हम ये कहेंगे सर जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणों का जो माप है, भौतिक गुण जैसे कि मैंने आप लोगों को वैद्युत, अपरिवर्तनांक, उसमें प्रसार हो गया, इन सभी का माप अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में जाएं तो उन सब में भिन्न भिन्न मिले,
तो इसको हम कहते हैं विषम देशिक प्रकृति। अब देखो कंफ्यूजन यहीं से अराइज होता है। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से कि सर भौतिक गुणों का माप अगर सभी दिशाओं में समान मिल रहा है तो वो है समदेशिक। अगर हम ये कहें सर भौतिक गुणों का जो माप है, मापन है, जो मेजरमेंट्स है, वो सभी डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, सेम नहीं है, भिन्न भिन्न है, तो इसको हम कहेंगे एनाइसोट्रॉपी। अब देखो ये एनाइसोट्रॉपी है जिसको हम हिंदी में कहते हैं विषम देशिकता। विषम देशिकता ये हमारे पास क्रिस्टलाइन ठोसों का गुण है, यही गड़बड़ होती है। और जो समदेशिक है, समदेशिक या आइसोट्रॉपी, ये जो गुण है वो हमारे पास जो गुण है वो है अमोर्फस सॉलिड का। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगी बात कि सर क्रिस्टलाइन ठोस के अंदर तो सर रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल्स का, सर अवयवी गुणों की एक नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, तो उसके अंदर ये समदेशिक होना चाहिए, विषमदेशिक क्यों है? देखो बच्चों ध्यान से सुनना, देखना और समझने का प्रयास करना कि ये जो दोनों गुण है ये इनके अवयवी कणों की व्यवस्था पर ही निर्भर है। तो देखो अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के इस अरेंजमेंट को देखिए हमारे पास। देखो हमें एक चीज देखने को मिली कि यहाँ एक आपने कहा सर एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है, बिल्कुल अरेंजमेंट है। देखो ध्यान से हमें एक यहाँ ऑर्डरली अरेंजमेंट देखने को मिला, बिल्कुल देखने को मिला। अब देखो इसमें बच्चों ध्यान से देखने की बात करना कि अगर मैं इस ए एक्सिस के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पे हमें एक अलग पैटर्न दिखाई दे रहा है, या रेड है या ब्लू है। अगर मैं बी एक्सिस की तरफ देखूं तो यहां हमें एक अलग पैटर्न दिखाई देगा। देखो बच्चों ध्यान से देखें, यहां अलग पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहां जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था है उसका एक अलग पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस तरह से जो भौतिक गुणों का जो माप है ये हमें भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या मिलेगा, भिन्न भिन्न मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम एनाइसोट्रॉपी कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ किसका गुण होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण है। ये देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण कैसे है, क्योंकि सर अलग अलग डायरेक्शन पे यानी अलग अलग पे जाने पर हमें एक अलग तरह का पैटर्न मिलता है हमें, और इस पैटर्न के आधार पे हमारे पास जो भौतिक गुणों का माप होगा वो भी क्या होगा, भिन्न भिन्न मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एनाइसोट्रॉपी। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर तो हमें पता है कि एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, यानी जो भी अरेंजमेंट है वो एक ऑर्डर्ड वे में होता है, इसलिए हमें अलग अलग डायरेक्शन में पैटर्न भी डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगे। तो मेरे हिसाब से एनाइसोट्रॉपी की बात समझ में आ गई होगी। एनाइसोट्रॉपी गुण है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसको अच्छी तरह ध्यान में रखना, याद रखना। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। ये चीज अगर हम बात करें अमोर्फस सॉलिड के अंदर तो रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न तो होता नहीं है, और अवयवी गुणों का एक नियमित व्यवस्था होगा नहीं। तो अगर हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो हमें क्या मिलेगा कि अवयवी जो भी भौतिक गुणों का माप है वो क्या मिलेगा, समान ही मिलेगा। इसका एग्जांपल ले सकते हो आप अपवर्तनांक का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। कि अगर हम ग्लास की बात करें, देखो देखो ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक, तो अगर हम देखें ग्लास के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सेम मिलेगा। लेकिन अगर हम कैल्साइट की बात करें जो कि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके अंदर आपको एक रेंज दी जाएगी। रेंज क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो मेजरमेंट है वो थोड़ा वेरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने। अब देखो नेक्स्ट देखिए, इनके कूलिंग कर्व की बात करेंगे। देखो कूलिंग कर्व नाम से पता चल रहा है, क्या क्या पता चल रहा है कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, देखो टाइम के साथ जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखो हमने दो तरह के कूलिंग कर्व देखे। देखो इसको मैं लिखता हूं ए, और ये हमारे पास बी। तो जो ए वाला है वो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व का मतलब समझिए, देखो शीतलन वक्र, हिंदी में कहते हैं इसको शीतलन वक्र। शीतलन वक्र का मतलब ये हो गया, ये हमारे जो टी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को, यानी टेम्परेचर तापमान, यानी टेम्परेचर समय के साथ कम हो रहा है, यानी शीतलन हो रहा है। तो देखो बच्चों यहां से देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमें ये जो शीतलन वक्र है, यानी ये जो कूलिंग कर्व है, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, असतत दिखाई दे रहा है, नॉन कंटिन्यूअस। सर ये इसमें दो ब्रेक दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला, एक यहां देखो, ये देखो इसको जो मैंने रेड किया है। लेकिन अगर हम अमोर्फस सॉलिड की बात करें तो कूलिंग कर्व आपको एकदम स्मूथ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। तो देखो ये क्यों आया, तो देखो एक बात ध्यान रखना कि सर जो कूलिंग कर्व होता है वो अमोर्फस का कैसा मिलेगा आपको, सतत, कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। अब देखो आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि सर ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कूलिंग कर्व दिखा रखे है आपने, इसमें आपने दो ब्रेक दिखा रखे हैं, ये ऐसा क्यों होता है। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा इसको ग्रीन में करता हूं थोड़ा, या और दूसरा कलर यूज करते हैं, कि ये जो ब्रेक दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ पे, देखो पेन चेंज करते हैं, देखो ये जो दो आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा,
यहाँ कांस्टेंट हो गया। ये कारण क्या हो गया? देखो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन है, ध्यान से सुनना, प्रोसेस ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन यानी पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यहां पे क्रिस्टलीकरण हो रहा है। क्रिस्टलीकरण जब भी होता है तो देखो बच्चों, ऊष्मा निकलती है, हीट एनर्जी जनरेट होती है। अब जितनी हीट एनर्जी जनरेट हुई और इधर हीट एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, तो हीट जितना लॉस हो रहा है, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, उतना क्या हो रहा है कि हीट एनर्जी जो हमारे इसमें इवॉल्व हो रही है उसके द्वारा कंपनसेट कर लिया जाता है। इसलिए क्या होता है कि यहां पे हमें ये कांस्टेंट मिलता है। इसलिए इस कारण ये क्या रहेगा कि सर यहाँ पे ये वक्र है, इसके अंदर आपको इसके अंदर जितनी टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए था उतनी एनर्जी निकल रही है, हीट लॉस कंपनसेट हो रहा है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हीट एनर्जी लॉस होती है। तो यहाँ कंपनसेट होने के कारण यहाँ पे ये कर्व क्या हो गया, थोड़ा हमारे पास स्ट्रेट आ गया। लेकिन वही बात करें अमोर्फस की, तो सर इसमें हमें कंटिन्यूस देखने को मिलेगा कि देयर इज नो चेंज, सीधा यूं हमारे पास वक्र सीधा आ रहा है, ठीक है ना। तो कूलिंग कर्व की बात भी हो गई। अब देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन, देखो ये बात मेरे हिसाब से समझ आ गई, शीतलन वक्र जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा दैट इज नॉट स्मूथ, नॉट एक कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा हमारे पास। यहाँ आपको दो ब्रेक पॉइंट मिलेंगे। कई बार आपसे पूछ लेता है ये दोनों वक्र किसके हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्रिस्टलाइन के अंदर आपको ये इस तरह का मिलेगा और अमोर्फस के अंदर हमें कंटिन्यूस वक्र मिलेगा, शीतलन वक्र, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल का बड़ा ध्यान रखना, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो बच्चों, हमारे पास जितने भी मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, कंपाउंड्स हैं, ये सब किसके अंदर आएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आएंगे। वहीं अगर हम अमोर्फस की बात करें, देखो ध्यान से सुनना, अगर हम अमोर्फस सॉलिड की बात करें तो सर इसके अंदर आएगा हमारे पास रबर ग्लास के बाद टार, फ्यूज्ड सिलिका, प्लास्टिक्स, ठीक है। ये सब हमारे अंदर अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर आएंगे। और जितने भी पॉलीमर है हाई मॉलिक्यूलर मास के, वो भी सब किसके अंदर आएंगे, अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर। तो कई बार आपको डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जांपल दे दिए जाते हैं और आपको फाइंड आउट करना पड़ता है इनके अंदर, जैसे रबर ग्लास, टार, फ्यूज सिलिका, प्लास्टिक्स, पॉलीमर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, ये सब अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर आते हैं, रबर ग्लास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेंगे। तब तक इसको पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।